नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए नया रास्ता का छठा अध्याय। आशा की शादी के 2 दिन रह गए थे। मीनू भी मेरठ से 3 दिन पहले ही आ गई थी। उसने घर आकर माँ के साथ काफ़ी काम कराया और काफ़ी काम बाकी था जो कि अगले 2 दिन में करना था। आशा यद्यपि मीनू की छोटी बहन थी, परंतु मीनू को कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी छोटी बहन की शादी उससे पहले हो रही है। उसकी बुआ जी भी शादी से 2 दिन पहले आ गई। मीनू के पिताजी व माँ को इस बात की शंका थी कि कहीं मीनू की बुआ जी उसे ऐसे ऐसे शब्द न कह दे जो उसके हृदय को ठेस पहुंचाए, क्योंकि वे उनकी आदत को जानते थे। अवसर पाकर दयाराम जी ने अपनी बहन को अलग कमरे में बुलाया और कहा, बहन जी, ऐसा है कि आप मीनू से उसकी शादी के विषय में कुछ ना कहना। बुआ जी बोली, ना भैया, मैं तो उससे कुछ भी नहीं कह रही हूँ। पर हाँ, तुम पहले आशा की शादी क्यों कर रहे हो? पहले तो मीनू की शादी करनी चाहिए थी ना। बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी नहीं करते हैं। उनकी यह बात सुनकर पिताजी नम्रतापूर्वक बोले, बहन जी, आजकल इन बातों को कौन मानता है? और फिर मीनू वकालत पढ़ रही है, अभी उसकी शादी कैसे हो सकती है? इतना कहकर पिताजी अपने काम में व्यस्त हो गए। अगले दिन सुबह से ही शादी की अनेक रस्में शुरू हो गई। एक रस्म के अनुसार बड़ी बहन को आरती उतारना होता है। जैसे उस रस्म का नंबर आया, बुआ जी बोली, मीनू की माँ, इस रस्म को कौन करेगा? सामने बैठे मीनू की ओर इशारा करते हुए माँ बोली, बड़ी बहन ही करती है और यह रस्म मीनू ही करेगी। मीनू? अरे मीनू कैसे कर सकती है? यह रस्म तो शादीशुदा बहन ही कर सकती है, और मीनू की तो अभी शादी ही नहीं हुई। बुआ जी कुछ उत्तेजित होकर बोली। यह बात सुनकर सामने बैठी मीनू का चेहरा मुरझा गया। मीनू के मुरझाए चेहरे को देखकर माँ उसकी मनस्थिति समझ गई और बुआ जी से बोली, अरे कौन मानता है आजकल इन सब बातों को? मीनू ही करेगी सारी रस्में। यह कहकर पूजा की थाल माँ सजाने लगी। जो ही मीनू ने रस्म शुरू की, आस पड़ोस की सभी महिलाओं की कटाक्षपूर्ण निगाहों ने मीनू को बेचैन कर दिया। सभी आपस में धीरे धीरे कटाक्ष करने लगी। उस समय मीनू का दिल हुआ कि उस पूजा के थाल को वहीं छोड़कर अंदर बिस्तर पर जाकर खूब रोए, परंतु उसने संयम से काम लिया। रस्म पूरी हो जाने पर ही वहां से हटी। जैसे ही वह अंदर कमरे में गई, एकांत में उसका हृदय रो पड़ा। उसके नेत्रों से आंसू टपक पड़े। इतने में ही आशा ने कमरे में प्रवेश किया। आशा को देखकर उसने झटपट अपने आंसू पोंछे और अपने को संयत करके आशा से बातें करनी शुरू कर दी। अगले दिन घर में विशेष चहल पहल थी। काफ़ी मेहमान आ चुके थे। बारात आने में कुछ ही घंटे रह गए थे। बच्चे एक समूह में एकत्रित होकर खेल रहे थे। सभी बड़े व्यक्ति काम में व्यस्त थे। शाम के समय कुछ रस्में होने के बाद आशा को तैयार होने के लिए ऊपर वाले कमरे में भेज दिया गया। मीनू व आशा की कुछ सहेलियों ने मिलकर उसे सजाया। लाल रंग के लहंगे में आशा का रंग रूप और अधिक निखर आया था। जो कोई भी उसे देखता उसके रंग रूप की प्रशंसा करता। आशा के विवाह में पहनने के लिए मीनू ने एक साड़ी खरीदी थी। वैसे तो साड़ी पहनने में उसे बहुत अधिक परेशानी अनुभव होती, क्योंकि शुरू शुरू में साड़ी संभालना कोई आसान काम तो नहीं है, परंतु उसने अपने लिए विशेष तौर से विवाह में पहनने के लिए साड़ी खरीदी थी, इसलिए उसने साड़ी को ही पहना। हरे रंग की उस साड़ी में मीनू सुंदर लग रही थी। हल्का सा मेकअप करने के बाद उसका रंग रूप निखर आया था। उसे साड़ी पहनने का अभ्यास नहीं था, इसलिए उसने साड़ी बांधकर पिन ठीक प्रकार से लगा लिए थे, जिससे उसे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। झटपट तैयार होकर मीनू नीचे उतर आई। घर में काफ़ी मेहमान आ चुके थे। उसने उन सब का स्वागत किया। इतने में ही आशा की 2 सहेलियां आ गई। मीनू उनसे बातों में व्यस्त हो गई। तभी उसका ध्यान उन 2 महिलाओं की ओर आकर्षित हुआ जो आपस में बैठी बातें कर रही थी। पहली महिला ने पूछा, अरे इनकी बड़ी बेटी कहाँ है जिसकी अभी शादी नहीं हुई? दूसरी महिला ने मीनू की तरफ इशारा करते हुए बताया, वह सामने जो हरे रंग की साड़ी में खड़ी है वही तो है बड़ी बेटी। तीसरी, लड़की तो बड़ी सुंदर है, फिर इसकी शादी क्यों नहीं हुई? इतना सुनकर पहली महिला बोल पड़ी, क्या पता चलता है आजकल की लड़कियों का, बड़े नखरे होते हैं इनके। दूसरी महिला, जो कि वीनू के परिवार को अच्छी तरह जानती थी, बोली,
यह लड़की वकालत पढ़ रही है, इसलिए इसने अभी शादी करने से मना कर दिया है। ही तभी पहली वाली बोल पड़ी, पढ़ाने के चक्कर में कौन अपनी बेटियों को इतना जवान करता है, आधी उम्र तो पढ़ाई के चक्कर में ही निकल जाती है। मीनू आशा की सहेलियों के साथ खड़ी बातें कर रही थी, परंतु उसके कान उन महिलाओं की बातें सुन रहे थे। यह सब बातें सुनकर वह बहुत ऊब चुकी थी। क्या इस समाज में किसी को अपनी तरह से जीने का अधिकार नहीं? वह शादी करे या ना करे, किसी को क्या चिंता है इस बात की? इस समाज को किसी तरह भी चैन नहीं पड़ता। इस तरह की बातें सुनकर मीनू का चंचल हृदय बेचैन हो उठता। उसके हृदय की पीड़ा को कोई नहीं समझ पाता था। फिर भी मीनू के अंदर बहुत सहन शक्ति थी। अपने दिल की पीड़ा को वह चेहरे तक आने नहीं देती। जयमाला का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। मीनू प्रसन्नतापूर्वक हर कार्य करती रही और हर कार्यक्रम में भाग भी लेती रही। सुबह विदाई के समय आशा मीनू से लिपटकर खूब रोई थी। दयाराम जी व उनकी पत्नी के नेत्रों से तो आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। यह कैसी विचित्र घड़ी होती है। माता पिता जिस बेटी का लालन पालन इतने वर्षों तक लाड़ प्यार से करते हैं, उसी बेटी को सदा के लिए दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं। हर पल रहने वाली बिटिया के लिए अब वह घर पराया हो जाता है। घर ही क्या, बिटिया भी तो पराया धन ही होती है। जैसे ही आशा विदा हुई, माँ अंदर जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के नेत्र भी जल से पूर्ण थे, परंतु उन्होंने अपने ऊपर संयम रखकर अपना काम शुरू कर दिया। माँ को इस तरह रोता देखकर मीनू को लगा कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी और हमेशा ही माँ के पास रहेगी। माँ के प्रति एक विचित्र स्नेह उसके हृदय में उमड़ पड़ा। कितना कष्ट सहा है माँ ने हमारे लिए। उन्होंने हमारी हर खुशी व सुख सुविधा का ध्यान रखा है। अपनी बीमारी में भी सदैव उन्हें हमारी ही चिंता रहती है। पर यह कैसा रिश्ता है जो कि पल भर में बेटी को माँ से अलग कर देता है? इस तरह के अनेक विचार मीनू के मस्तिष्क में घूमने लगे। मीनू ने माँ को एक गिलास पानी पिलाया और सांत्वना देते हुए बोली, माँ आप रो नहीं, आपकी एक बेटी ही तो विदा हुई है, दूसरी बेटी तो आपके पास ही है। यह बेटी आपको रोता हुआ छोड़कर नहीं जाएगी, यह आपके पास ही रहेगी। यह बात सुनकर माँ ने मीनू को अपने हृदय से लगा लिया और रुआंसे स्वर में बोली, नहीं बेटी ऐसा ना कहो। बेटी तो पराया धन होती ही है, वह अपने घर में ही शोभा देती है। इतने में ही दयाराम जी अपनी पत्नी को किसी काम के लिए बुलाकर ले गए। 4 दिन तक मीनू माँ के साथ घर के सभी कार्य करती रही। विवाह के बाद घर कितना अव्यवस्थित हो जाता है और उसे व्यवस्थित करने का कार्य मीनू ने ही लिया। अब सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था। घर का काम तो माँ स्वयं ही कर लेती थी। मीनू को अब अपनी पढ़ाई की चिंता हो चली थी। जब तक शादी के कार्य में व्यस्त रही, तब तक उसका ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं गया। विवाह का संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाने पर उसका ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर गया। मीनू को लगा कि अब मेरठ जाने के बाद उसे बहुत लगन से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वह काफ़ी दिनों से छुट्टियां ले चुकी थी। उसने अपने माता पिता से मेरठ जाने की अनुमति ली। माँ को बिल्कुल अकेला छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु एक और माँ का स्नेह था और दूसरी ओर उसकी अपनी पढ़ाई की चिंता। मीनू की माँ ने स्वयं ही उसे मेरठ जाने की अनुमति दे दी। वे जानती थी कि आशा के विवाह के कारण मीनू की 10 दिन की छुट्टियां ऐसे ही हो गई हैं। आशा के विवाह को 5 महीने हो चुके थे। इस बीच माँ के कई पत्र मीनू के पास आए। उनके हर पत्र में यही आभास होता था कि दोनों बेटियों के बिना कितनी अकेली सी रह गई थी। जिस समय भी माँ या पिताजी का कोई पत्र उसके पास आता, उस समय उसका हृदय व्याकुल हो उठता। उसे घर जाने की बेचैनी होने लगती, परंतु माँ सुदेव उसे अपने पत्र में यही शिक्षा देती थी कि उसे लगन से पढ़कर अपने पांव पर खड़ा होना है। आज ही मीनू के नाम भी माँ का पत्र आया। मीनू माँ के पत्र को पाकर बहुत प्रसन्न थी। जैसे ही मीनू ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसके हृदय में माँ के प्रति श्रद्धा उमड़ आई। माँ के लिखे एक एक शब्द में कितना प्यार झलक रहा था। अभी मीनू पत्र पढ़कर रख ही रही थी कि इतने में नीलिमा के पति सुरेंद्र जी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखकर मीनू आश्चर्यचकित रह गई। सुरेंद्र जी आज उसके पास कैसे आ गए, और वह भी अकेले? मीनू ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया और नीलिमा के ना आने का कारण पूछा। सुरेंद्र जी ने बताया, नीलिमा आजकल पूर्ण आराम में है। मीनू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ नीलिमा को? हुआ कुछ नहीं है, उसने पुत्र को जन्म दिया है, सुरेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे तो यह तो प्रसन्नता की बात है।
सुरेंद्र जी ने अपने बैग से एक कार्ड निकालकर मीनू के हाथ में थमा दिया और बोले, मीनू, परसों हमारे बेटे का नामकरण संस्कार है और तुम्हें अवश्य आना है। नीलिमा ने तुम्हें विशेष रूप से आने का आग्रह किया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अवश्य आऊँगी। सुरेंद्र जी के जाने के बाद मीनू उस कार्ड को उठाकर देखने लगी। उसे लगा कि नीलिमा कितनी भाग्यशाली है। सुंदर व चाहने वाला पति, साथ ही उसे एक पुत्र की मां बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जिस दिन नामकरण संस्कार था, उस दिन मीनू को कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि उसे बाजार में से नन्हे बालक के लिए कुछ उपहार भी खरीदने थे। उपहार खरीदकर वह सीधे ही नीलिमा के घर पहुंच गई। मीनू को देखकर नीलिमा बहुत प्रसन्न हुई। दोनों अपनी अपनी बातें करने में ऐसी तल्लीन हो गई कि मानो वर्षों वर्षों बाद मिल रही हैं। नीलिमा ने अपने मां बनने के सभी अनुभव मीनू को सुनाए। मीनू चुपचाप बैठी बातें कर रही थी। उसी बीच सुरेंद्र जी के कुछ मित्रों के ने कमरे में प्रवेश किया और उनमें से एक अमित भी था। अमित सुरेंद्र जी का घनिष्ठ मित्र था। अमित ने नीलिमा से पूछा, भाभी, सुरेंद्र कहाँ हैं? अमित भैया वे तो बाहरी काम में व्यस्त हैं। अमित का नाम सुनते ही दरवाजे की ओर पीठ किए बैठी मीनू ने मुड़कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह तो वही अमित है। बाजार में उस दुकान से तो वह झटपट निकल भागी थी, परंतु अब घर से कहाँ जाएगी? मीनू जब भी अमित को देखती तो उसके मन में अजीब सी घृणा उत्पन्न हो जाती। अमित व उसके सभी मित्र वहां से जा चुके थे, परंतु मीनू अभी भी सोच में डूबी हुई थी। मीनू की तालीनता तब भंग हुई जब नीलिमा ने उसे बताया, मीनू, इनका ये मित्र था ना अमित, जो मुझसे बातें कर रहा था, उसका रिश्ता टूट गया है। मीनू एकदम चौंक कर बोली, क्यों, क्या हो गया? मेरठ में ही किसी बहुत बड़े घर से इसका रिश्ता हुआ था। शादी से 1 महीना पहले लड़की वालों ने कुछ ऐसी बातें कही कि इन्हें रिश्ता तोड़ना पड़ा। लड़की वालों ने कुछ तीखे वचन कह दिए होंगे, तभी रिश्ता टूटा है, वरना रिश्ता टूटना आसान काम नहीं है। मीनू ने अपने भाव व्यक्त किए। हाँ, वे यह चाहते थे कि अपनी बेटी को एक फ्लैट दें और वह उसी में अपने सास ससुर से अलग रहे। अब तू ही बता मीनू, अमित अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, यह बात कैसे संभव हो सकती है? इस बात पर मीनू कुछ नहीं बोली, सिर्फ गर्दन हिलाकर हूँ हाँ कह दिया। नीलिमा ने अपनी बात जारी रखी, परंतु अमित भैया उस लड़की से शादी करने के इच्छुक नहीं थे। जब उस लड़की से रिश्ता हुआ था तब वे अपने माता पिता के विरुद्ध बोल ना सके, परंतु लड़की वालों की यह सब हरकतें देखकर अमित के पिताजी ने अमित के ऊपर ही सौंप दिया था कि वह इस बात का पूर्ण निर्णय स्वयं ही करे कि यहाँ शादी करनी है या नहीं। मीनू चुपचाप बैठी सुनती रही। अरे हाँ मीनू, अमित भैया ने मीरापुर में ही कोई लड़की देखी थी, वह उन्हें बहुत पसंद थी। उस समय उनके माता पिता की गलती से यह रिश्ता ना हो सका, परंतु आज भी वे यही चाहते हैं कि यदि उस लड़की की शादी ना हुई हो तो उसी से शादी करें। ना जाने उस लड़की ने क्या जादू सा कर दिया है पहली मुलाकात में ही। नीलिमा को यह बात ज्ञात नहीं थी कि वह लड़की मीनू ही है। जब भी कभी अमित की बात चलती या अमित मीनू को दिखाई दे जाता, तभी मीनू का मन अमित के प्रति घृणा से भर जाता, परंतु आज उसे न जाने क्या हो गया था। अमित की बातें चल रही थी और उसे बुरा नहीं लग रहा था। तभी सुरेंद्र जी ने समाचार दिया कि मेहमान आने शुरू हो गए। बहुत बड़ी संख्या में मेहमान उस नन्हे बालक को आशीर्वाद देने आए और सभी कार्य ठीक प्रकार से संपन्न भी हो गए। रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को अब हॉस्टल पहुंचने की जल्दी थी। नीलिमा के कहने पर सुरेंद्र जी उसे हॉस्टल तक छोड़ने आए। रात्रि के 10 बजे तक अमित कार्य में व्यस्त रहा। उसके बाद जब वह नीलिमा के पास आया तो मीनू वहां ना दिखाई दी। उसने सोचा था कि कार्य समाप्त हो जाने पर ही वह कुछ समय बैठकर मीनू से बातें करेगा, परंतु आज भी वह दुर्भाग्यवश मीनू को अपने हृदय की बात न बता सका। अमित के हृदय में उत्सुकता थी मीनू के बारे में कुछ जानने की, कुछ समझने की। उसने सोचा था कि क्यों न नीलिमा भाभी से उसके बारे में जानकारी ली जाए। अमित कई घंटों तक कार्य करके थक चुका था। थोड़ी देर के लिए वह भाभी के पास आराम कुर्सी पर बैठ गया। 2 मिनट तक आंखें मूंदकर वह कुर्सी पर बैठा रहा। फिर नीलिमा से बोला, भाभी, आपकी सहेली कहाँ गई? भैया वह तो हॉस्टल चली गई। इतनी रात अकेले? नहीं, सुरेंद्र जी छोड़ने गए हैं। वह क्या पढ़ रही है आजकल? अमित ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ, वकालत कर रही है। 1.5 वर्ष पहले मेरठ के किसी लड़के ने इसे देखकर रिश्ता नामंजूर कर दिया था, तभी से यह निराश हो गई। तब उसमें पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़े होने की लगन उत्पन्न हो गई, जिससे वह समाज में ऊंचा सिर करके रह सके।
नीलिमा के मुंह से यह शब्द सुनकर अमित को आत्मग्लानि महसूस होने लगी। उसे लगा कि उसने मीनू के हृदय में पीड़ा पहुंचाई है। उसी के कारण मीनू जीवन से इतनी निराश हो गई है। अमित ने नीलिमा को नहीं बताया कि अमित ही वह लड़का है जिसने मीनू के दिल को ठेस पहुंचाई। अब उसे वहाँ एक पल बैठना भी मुश्किल लगा, इसलिए तब वह वहाँ से उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। तभी नीलिमा ने कहा, भैया बैठ जाओ ना, अभी से कहाँ चल दिए। नहीं भाभी, अब मैं घर चलता हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है, अमित ने उदास स्वर में कहा। रास्ते भर अमित के मस्तिष्क में मीनू का वह मासूम चेहरा घूमता रहा जिसने प्रथम मुलाकात में ही अमित का दिल मोह लिया था। मीनू ने दूसरे वर्ष की वकालत की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। अब तीसरे वर्ष की परीक्षा के लिए वह कठिन परिश्रम कर रही थी। उसने सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरी सीढ़ी तो पार कर ली, तीसरी सीढ़ी पार करने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना था। आजकल उसके कॉलेज में खेल कूद प्रतियोगिताएं चल रही थी। मीनू ने उन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया था और कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं चल रही थी। उसने सोचा कि आज नीलिमा के घर जाकर मिलाऊं। पढ़ते पढ़ते थक चुकी थी, इसलिए वह उठी और नीलिमा के घर पहुंचने पर उसने देखा कि नीलिमा बिस्तर पर पड़ी थी। मीनू ने उसके सिर पर हाथ रखकर देखा तो उसका ज्वर से शरीर तप रहा था। उसके पति सुरेंद्र जी उसकी दवाई लेने गए थे। घर में उस समय कोई नहीं था। उस नन्हे अनूप को रोता देखकर नीलिमा कपकपाती आवाज़ में मीनू से बोली, मीनू अनूप को मेरे पास लिटा दो, बहुत देर हो गई है रोते रोते। मीनू ने अनूप को नीलिमा के पास न लिटाकर पालना हिलाकर ही उसे पालने में सुला दिया। इतने में ही सुरेंद्र जी नीलिमा की दवाई लेकर आ गए। मीनू को देखकर सुरेंद्र जी को लगा कि अब वे कुछ समय के लिए नीलिमा के पास मीनू को बैठाकर अपनी फैक्ट्री देखने के लिए जा सकेंगे। उन्होंने नीलिमा को अपने हाथ से दवाई पिलाई। फिर मीनू से आग्रहपूर्ण स्वर में बोले, मीनू तुम जितनी देर यहाँ नीलिमा के पास बैठी हो उतनी देर में मैं फैक्ट्री देखाऊं। मीनू ने यह बात सहर्ष स्वीकार कर ली। मीनू नीलिमा के पास पलंग पर ही बैठ गई। सुरेंद्र जी फैक्ट्री चले गए थे। नन्हा अनूप अभी पालने में सो रहा था। मीनू को लगा कि नीलिमा तीव्र ज्वर से पीड़ित है, इसलिए उससे बातें करना उचित नहीं। उसने पास पड़ी एक पत्रिका उठाकर पढ़नी शुरू कर दी। नीलिमा को दवाई मिलने से कुछ आराम हुआ और उसे झपकी आ गई। मीनू उस पत्रिका को पढ़ने में व्यस्त रही। आधा घंटा नींद लेने के बाद चौंककर नीलिमा की आंखें खुली। मीनू को पास बैठी देखकर नीलिमा बोली, अरे मीनू, मुझे तो नींद ही आ गई थी, तू अकेली बैठी बैठी बोर हो गई होगी। नहीं नीलिमा, मैं तो आराम से बैठी पत्रिका पढ़ रही थी। हाँ, ये तो बता, अब तेरी तबीयत कैसी है? अब कुछ आराम महसूस कर रही हूँ, बदन में दर्द भी कम है, नीलिमा ने धीमी आवाज़ में कहा। और मीनू, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आजकल तो खूब व्यस्त होगी पढ़ने में। वकालत की अंतिम परीक्षा है ना इस वर्ष? हाँ नीलिमा, अभी तक तो दोनों वर्षों की परीक्षा मैंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। देखो इस वर्ष क्या होता है। इस वर्ष भी प्रथम ही आओगी। जो इंसान परिश्रम करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। और हाँ मीनू, पिछले महीने अशोक भैया अमेरिका चले गए हैं। अभी तो 2 वर्षों के लिए ही गए हैं। क्या पढ़ने के लिए गए हैं अमेरिका? हाँ, अभी तो पढ़ने के लिए गए हैं, परंतु वहाँ जाने के बाद कौन लौट कर आता है? सब वहीं बस जाते हैं। मीनू ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, परंतु मैं तो इस पक्ष में जरा भी नहीं। हमारी भारत सरकार हमारी पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करती है और चंद पैसों के कारण विदेशों में जाकर बस जाएं। यदि सभी बुद्धिजीवी विदेशों में जाकर बस जाएंगे तो हमारे देश की उन्नति किस प्रकार संभव हो सकेगी? मीनू की बात का समर्थन करते हुए नीलिमा बोली, तुम ठीक कहती हो मीनू, परंतु इन बातों को सब कहाँ समझते हैं। अभी उन दोनों का वार्तालाप चल ही रहा था, इतने में नन्हे अनूप ने रोना शुरू कर दिया। मीनू ने अनूप को अपनी गोद में उठाया, खड़े होकर घुमाने लगी। तभी सुरेंद्र भी फैक्ट्री से वापस आ गए। मीनू को यहाँ आए कई घंटे हो चुके थे। जैसे ही उसकी दृष्टि घड़ी पर गई, वह एकदम उठ खड़ी हुई। नीलिमा ने उससे कहा, सुरेंद्र जी छोड़ आएंगे, परंतु नीलिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने नीलिमा को अकेले छोड़ना उचित न समझा और वह स्वयं ही हॉस्टल चली गई।